Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal presenting you all daily current analysis covering 23rd April 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल अर्थ डे के बारे में है. अर्थ डे विच इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन अप्रैल 22. वर्ल्ड वाइड अप्रैल 22 को अर्थ डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है. It is done basically because it serves as a reminder for all of us to protect our environment, to restore all the damaged ecosystem, and along with this to live a more sustainable life. एक चीज़ और याद रखेंगे कि इस साल for the year 2022 हमारा अर्थ डे का जो थीम है that is invest in our planet. So the theme of Earth Day this year is invest in our planet. Now अगर हम अर्थ डे का बैकग्राउंड देखें तो इट गोज़ बैक टू 1970s. सबसे पहले अर्थ डे को 1970 में इसे सेलिब्रेट किया गया था. एंड दिस वाज ऑब्जर्व्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट 1969's सेंटा बारबरा ऑयल स्पिल. So this oil spill, it killed thousands of seabirds, dolphins, seals and sea lions. एंड इसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा था 1970 में, उस दौरान पहली बार अर्थ डे को सेलिब्रेट किया गया था. तो बैकग्राउंड अगर हम देखें तो 1970 पे पहुंचता है द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर दैट celebrating Earth Day, it plays a very important role in raising the awareness about the important environmental issues. And अर्थ डे को ग्लोबली अब कोऑर्डिनेट किया जाता है बाय earthday.org. दिस इज़ द लार्जेस्ट रिक्रूटर ऑफ द एनवायरमेंटल मूवमेंट. एंड earthday.org पे अर्थ डे का मिशन दिया गया है टू डाइवर्सिफाई, एजुकेट एंड एक्टिवेट द एनवायरमेंटल मूवमेंट वर्ल्ड वाइड. एंड 22 अप्रैल ही वो डेट है जब जो हमारा लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट है उसे साइन किया गया था इन 2016. सो एक डे के साथ इसको रिलेट किया गया है. नाउ इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस भी 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के तौर पे इसे सेलिब्रेट करते हैं. एंड 2009 में यूनाइटेड नेशंस ने 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के तौर पे इसे दिन को सेलिब्रेट किया. नाउ इसका भी एम यही है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो हेल्दियर हो, देयरफॉर वी हैव अ हेल्दियर प्लैनेट एंड देन द पीपल आर आल्सो हेल्दियर. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडिया यूके बायलैटरल रिलेशन से रिलेटेड है. सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम बोरिस जॉनसन, ही वाज ऑन हिज विजिट टू इंडिया एंड ड्यूरिंग दिस विजिट he met Prime Minister Narendra Modi, and both the parties agreed for a new and expanded India-UK defence partnership. So the defence partnership between India and UK will now be expanded, and along with this, both the parties they vote to seal an ambitious free trade agreement by the end of this year. So by the end of this year, India और UK के बीच में काफ़ी ambitious फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है. Along with this, Prime Minister of United Kingdom, Mr. Johnson also said that UK is creating an open general export license for India. India के लिए open general export license दिया जाएगा. This will basically reduce the bureaucracy and it will also slash down the delivery timings for the defence procurement. Along with this, both the parties are going to work together to meet the new threats that can come from land, sea, airspace or even cyber domains. And UK will partner India on the new fighter jet technology as well. So technological collaborations bhi hongi between India and United Kingdom. Along with this, maritime sphere mein bhi both the parties they are going to collaborate and cooperate to detect and to respond to various threats.
सो नाउ अगर हम इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बायलैटरल रिलेशंस की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में वी हैव अ बिटर लेगेसीज ऑफ colonialism, and because of that it was impossible for both the sides to pursue a sensible relationship in the past. However, अगर हम लास्ट कुछ कपल ऑफ ईयर्स में देखें तो इंडिया और यूके के बीच में एक काफ़ी प्रॉमिसिंग और रादर एक प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट डेवलप हो चुकी है विच इज़ डिवॉइड ऑफ सच सेंटिमेंट्स और रिजेंटमेंट्स. एंड इसके अलावा दोनों ही कंट्रीज़ की ब्यूरोक्रेसीज दे आर वर्किंग ऑन अ रोड मैप to transform the bilateral relations by 2030. This is done under the supervision of the External Affairs Ministers of India and the British counterpart. तो अब हमारा जो रिलेशन है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम का जो रिलेशन है ये एक फ्रेंडली एक प्रॉमिसिंग वे हेड की तरफ बढ़ चुका है. इसके अलावा अगर हम दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस हैं उनमें रिसेंट डेवलपमेंट्स देखें, so Ukraine crisis definitely was a challenge. However, the relationship between India and UK, it has been on an upward trajectory, and this was even exemplified by the conclusion of comprehensive strategic partnership in 2021. इस एग्रीमेंट में इवन 2030 का जो रोड मैप है फॉर इंडिया यूके रिलेशन उसे भी इस्टेब्लिश किया गया है. एंड इसमें प्राइमरीली बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए जो पार्टनरशिप प्लान्स हैं उनको यहाँ पे आउटलाइन किया गया है. तो रिसेंटली दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में डिफेंस रिलेटेड ट्रेड को लेकर टॉक्स चल रही हैं एंड ऑल्सो टू डीपन दी साइबर सिक्योरिटी एज वेल. तो डिफेंस कोऑपरेशन को भी डीपन अप करना एंड साथ ही में साइबर सिक्योरिटी का जो डोमेन है वो भी दोनों कंट्रीज़ आपस में कोलैबोरेट करके डीपन अप करना चाहती हैं. And therefore, a new joint cybersecurity program is also set to be announced, to protect the online infrastructure in India and in UK. And इसे लेकर even first strategic technical dialogue भी almost planned है. इसे ministerial level पे ये summit के तौर पे किया जाएगा. It will be on the emerging technologies as well. And India और UK दोनों ही maritime domain में भी एक दूसरे को जो cooperation है उसे strengthen करना चाहते हैं. Now, UK will join India's Indo-Pacific Ocean Initiative and it will become a major partner for India's maritime security issues in Southeast Asia. Now, इसके अलावा अगर हम इंडिया और UK के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो जनवरी 2022 में इंडिया और UK ने they managed to conclude the first rounds of talk for the free trade agreement between India and UK. Now, अगर हम इस रिलेशन को और अच्छे से समझें we also need to discuss the role of other countries in enhancing the India and United Kingdom's relation. सबसे पहले यहाँ पे आता है US. See, US is central, in terms of transforming the bilateral relation between India and UK. It has recognized India as an emerging global power and as an important partner in Indo-Pacific region, and therefore it even directed the United Kingdom's focus towards India. So it was basically United States that recognized India's rapidly growing relative weight in the international market, and by the end of 20th century even United States they unveiled a policy to assist India's rise with the view that a stronger India will serve United States interest in Asia as well as in the world. तो ये तो इम्पॉर्टेंट रोल रहा है जिसने हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांसफॉर्म किया है विद यूके और यूके का जो फोकस है वो इंडिया की तरफ डाइवर्ट किया है. इसके अलावा अगर हम यहाँ पे चाइना की बात करें सो फॉर यूएस जो उनकी स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट रही है दैट इज़ टू असिस्ट इंडियाज़ राइज, इट वाज बेसिकली रूटेड इन द रिकग्निशन ऑफ द डेंजर ऑफ चाइना डोमिनेटेड एशिया. अगर एशिया को चाइना डोमिनेट करेगा तो उसका डेंजर देखते हुए US is committed towards India's rise. And in the last 2 decades as well, UK and China they have also shared a excellent bilateral ties, and they have also formed and declared a golden decade in terms of relations with China in 2015. चाइना के साथ UK के जो relations हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं. However, अभी जो चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है एंड इस चाइनीज़ पावर को लेकर जो US इसकी कन्फ्रंट्रेशन कर रहा है, इसकी वजह से if we can say that now UK is kind of unveiling their own Indo-Pacific tilt with India, and the tilt towards India to make it as an important partner. Then
अगर हम bilateral relations डिस्कस कर रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो वाई दीज पार्टनरशिप और रिलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. ना सबसे पहले अगर हम यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो इंडिया इज़ अ की स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर यूके in Indo-Pacific, in terms of market share and as well as in terms of defense, and it was underscored by signing of defense and security partnership between India and UK in 2015. 2015 में इंडिया और यूके के बीच में डिफेंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन की गई है. सो फॉर ब्रिटेन अगर हम सक्सेसफुली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड कर देते हैं तो दैट विल प्रोवाइड अ बूस्ट टू द ग्लोबल ब्रिटेन्स एम्बिशियस. यहाँ पे जो ब्रिटेन की जो मार्केट है वो एक्सपैंड होगी बियॉन्ड यूरोप. स्पेशली आफ्टर ब्रेक्जिट UK wants to expand their market beyond Europe, so therefore India is a very potential market space for UK as well. And therefore Britain or UK, they're also trying to seize all kinds of opportunity to grow their economic presence in the Indo-Pacific area, and so that they can cement their place in this global stage as a serious global actor. And यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें सो यूके इज़ अ रीजनल पावर इन इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि यहाँ पे यूके का नेवल फैसिलिटीज़ हैं, ओमान में हैं, सिंगापुर, बहरीन, कीनिया, देन वी ऑल्सो हैव ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी. सो ब्रिटेन और यूके इज़ अ रीजनल पावर इन इंडो पैसिफिक रीजन. एंड इसके अलावा यूके ने एक और चीज़ कंफर्म की है दैट दे विल and UK is also supporting India as they have committed to invest for the funding in terms of support of the renewable energy in India. इससे इंडिया के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बढ़ेगा, एज वेल एज सोलर पावर को डेवलप करने के लिए भी यूके इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है. सो इंडिया इज़ ऑल्सो सॉट फॉर द ईजी मार्केट एक्सेस फॉर द इंडियाज़ फिशरी, फार्मा एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. ड्यूटी कंसेशन के अलावा हमारे पास जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए भी एक इजी मार्केट एक्सेस यूके में खुल सकता है. हाउएवर इंडिया और यूके रिलेशंस में कुछ हमारे पास क्रिटिकल इरिटेंट्स प्रेजेंट रहे हैं. जैसे कि हमने शुरुआत में भी बात की थी, इंडिया और यूके की जो पोस्ट कॉलोनियल एंगेजमेंट रही है दैट हैज़ काइंड ऑफ रिडल्ड विद मल्टीपल कॉन्ट्राडिक्शंस. India was lingering up with the post-colonial resentment, and UK was unacceptable of the claim of a special role in the subcontinent, which was generated unending friction. So this was the consequences of partition and the Cold War, जिसकी वजह से दोनों ही countries एक sustainable partnership develop नहीं कर पा रही थी. However, regional और जो international अभी इस टाइम पे जो politics चल रही है, जो upheavals चल रहे हैं, फिलहाल द कंडीशंस दे आर लाइक दैट इट इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज़ टू मूव इनटू एन एंगेजमेंट. यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान का एंगल देखें तो पाकिस्तान भी एक बड़ा ऑब्स्टिकल रहा है बिटवीन इंडिया एंड यूके. ब्रिटेन की जो एडवोकेसी रही है, ब्रिटेन हैज़ ऑलवेज एडवोकेटेड फॉर पाकिस्तान. इट हैज़ बीन ऑलवेज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया. नाउ US एंड फ्रांस दे आर ऑलवेज कमिटेड टू इंडिया फॉर स्ट्रैटेजी इन साउथ एशिया. लेकिन यूके हमेशा एक एक टॉन और टसल के बीच में रहता है ना बिटवीन द न्यू एंथुजियाज्म फॉर इंडिया राइट नाउ, बट हिस्टोरिकली द टिल्ट वाज टुवर्ड्स पाकिस्तान. सो यूके स्टेज इन अ फ्रिक्शन ऑफ बोथ ऑफ दीज पुल्स. अदर देन दैट अगर हम ब्रिटेन की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें, सो द डोमेस्टिक डायनामिक्स ऑफ ब्रिटेन दे हैव ऑल्सो अ काइंड ऑफ सो टाइज विद इंडिया. It was the the reigning assumption in Delhi that Labour Party was empathetic to India while the Conservative Party was not. But जो व्यू था ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट निकलता है. जो एंटीपैथी है टुवर्ड्स इंडिया, इट एग्जिस्टेड इन वन और द अदर वे. एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करना ये है कि इवन लेबर पार्टी इट हैड बिकम हॉस्टाइल ऑन इंडियाज इंटरनल मैटर्स एज वेल, इंक्लूडिंग द मैटर्स रिलेटेड टू कश्मीर. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ओवरसीज सिटीजन्स के वोटिंग राइट्स के बारे में है. सो रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही इज़ ऑन हिज विजिट टू साउथ अफ्रीका एंड मॉरिशस एंड ही अर्ज्ड दैट NRIs, non-resident Indians, to register themselves as overseas electors and told them a proposal on the postal ballots for the NRIs. इससे पहले भी रिसेंटली लोकसभा में यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस ने भी क्वेश्चन के रिस्पांस के दौरान ये कहा था दैट गवर्नमेंट इज़ एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अलाउइंग
ऑनलाइन वोटिंग फॉर द NRIs। ना यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड देखें तो 2020 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉ मिनिस्ट्री को एक प्रपोजल दिया था which basically proposed to extend the facility of postal ballots to the eligible NRIs। तो जो eligible NRIs हैं उन तक postal ballot की facility को extend करना for some state assembly elections to be held in 2021। एंड उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रपोज्ड अमेंडिंग कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 इसे प्रपोज किया था टू अलाउ दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी। Then postal ballots they were sent to NRIs electronically and after which they were sent back and after choosing their candidate via post। तो ये तो हमारे पास 2020 में किया गया। ना अगर हम सबसे पहले ये देखें कि करंटली जो ओवरसीज़ वोटर हैं उनका करंट वोटिंग प्रोसेस क्या है, एक बार इसको समझते हैं। तो थ्रू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स अमेंडमेंट एक्ट 2010 जो भी एलिजिबल NRIs हैं who have stayed abroad beyond 6 months they were allowed to vote but only in person at the polling station where they have been enrolled as a overseas elector। तो वो सभी एलिजिबल NRIs जो कि 6 months हो गए हैं और अब्रॉड रह रहे हैं they were allowed to vote, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पोलिंग स्टेशंस पे वोट कर सकते हैं where they have been enrolled as an overseas elector। इससे पहले 2010 से पहले इंडियन सिटीजन्स जो कि एलिजिबल वोटर हैं एंड दे वर रिजाइडिंग अब्रॉड फॉर मोर देन 6 months दे वुड नॉट हैव बीन एबल टू वोट इन इलेक्शंस। लेकिन 2010 के बाद इस सिस्टम को लाया गया। दिस इज़ बिकॉज जो NRIs के जो नेम्स थे वो इलेक्टोरल रोल से डिलीट कर दिए जाते थे अगर वो मोर देन 6 months के लिए इन अ सिंगल स्ट्रेच अगर वो इंडिया से बाहर होते थे। एंड एन NRI कैन वोट इन द कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ पे भी वो रेजिडेंट्स हैं वो वहाँ पे वोट कर सकते हैं एज पर विच इज़ मैंशन ऑन देयर पासपोर्ट और वेयर इट इज़ लोकेटेड। दे कैन वोट ओनली इन पर्सन, उनको अपना पासपोर्ट वहाँ पे प्रोड्यूस करना होता है, ओरिजिनल पासपोर्ट एट द पोलिंग स्टेशन, ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकें। एंड अगर देखा जाए तो ये जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है दिस हैज़ वर्कड सो फार। सबसे पहले इसका रीज़न ये है कि अबाउट द लो प्रोपोर्शन ऑफ एलिजिबल ओवरसीज़ मेनली हमारे पास 11,846 ओवरसी वोटर्स थे जिन्होंने 2014 में अपने आप को रजिस्टर करवाया था। एंड देन बाय कमिंग टू 2019 दिस नंबर वेंट क्लोज टू 1 लाख। तो इससे पहले क्या होता था कि अभी तक अगर हम देखें तो ओनली लो प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स दे टर्न अप टू वोट, देयरफॉर जो तरीका चल रहा था वो चलता जा रहा था। Along with this, there is a provision to visit the polling booth. This was discouraged by the eligible voters कि उनको अपने पोलिंग बूथ पर इन पर्सन जाना होगा। This also kind of discouraged the voters. एंड ओवरसी वोटर्स के लिए जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं इसको भी एक बार सम कर लेते हैं। तो बेसिकली 2017 विंटर सेशन के दौरान गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया था कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 20A है which kind of imposes a restriction, इसे रिमूव किया जाए। बेसिकली द सेक्शन 20A of Representation of People's Act, it require that the voter should be physically present to vote in their constituency। तो इस बिल में ये कहा गया कि जो ओवरसी वोटर्स हैं दे शुड बी एबल टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी हु कैन कास्ट देयर वोट ऑन देयर बिहाफ, एंड दिस वाज सब्जेक्ट टू द कंडीशंस व्हिच आर लेड इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। और इस बिल को 2018 में पास भी किया गया, लेकिन ये फर्दर ये लैप्स हो गया आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ द 16th लोकसभा। तो ये पहला एक बिल ऐसा आया था जो ये कंडीशन है कि आपको फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, इसे ये यहाँ पे डिसॉल्व कर रहा था, लेकिन ये बिल खुद ही लैप्स हो गया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फर्दर गवर्नमेंट को अप्रोच किया सो दैट दे कैन अलाउ द NRIs टू वोट वाया पोस्टल बैलेट्स। पोस्टल बैलेट्स भी एक तरह का सिमिलर सिस्टम है, ये ऑलरेडी इसे हम यूज़ करते हैं फॉर सर्विस वोटर्स। तो कोई भी आर्म्ड फोर्सेस, यूनियन आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर हैं या फिर मेंबर ऑफ फोर्स, उनको बाय द प्रोविजंस ऑफ आर्मी एक्ट 1950 पोस्टल बैलेट का प्रोविज़न दिया जाता है विच इज़ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो इलेक्शन कमीशन ने अप्रोच किया गवर्नमेंट को कि NRIs के लिए भी यही इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम लेकर आना चाहिए।
So therefore it becomes important for us to know that what is this electronically transmitted postal ballot system. So this electronically transmitted postal ballot system, अगर सबसे पहले इसको सर्विस वोटर्स के तौर पे समझते हैं, तो जो हमारे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं 1961, इसे 2016 में अमेंड किया गया था टू अलाउ द सर्विस वोटर्स टू यूज़ दिस इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। इस सिस्टम में जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली आप सेंड कर सकते हैं टू रजिस्टर्ड सर्विस वोटर्स। सर्विस वोटर्स फिर इसको जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्ड पोस्टल बैलेट आया है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें और डिक्लेरेशन फॉर्म्स होते हैं, कवर्स होते हैं, एंड दे रजिस्टर देयर मैंडेट ऑन द बैलेट एंड दे सेंड इट टू द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाया एन ऑर्डिनरी ईमेल। एंड जो पोस्ट है इसके अंदर अटेस्टेड डिक्लेरेशन फॉर्म होता है विच इज़ साइंड बाय द वोटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन अपॉइंटेड सीनियर ऑफिसर हु विल अटेस्ट इट। सिमिलरली अगर NRIs के लिए भी ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यूज़ किया जाएगा, सो ऑल दोज हु वांट्स टू वोट थ्रू दिस दे विल हैव टू इन्फॉर्म द रिटर्निंग ऑफिसर एटलीस्ट 5 days आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन की नोटिफिकेशन आने के 5 दिन तक उनको इन्फॉर्म करना होगा दैट दे वांट टू वोट यूजिंग दिस। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं देन दे सेंड दिस बैलेट इलेक्ट्रॉनिकली वाया द इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्ड पोस्टल बैलेट सिस्टम। अब जो NRI वोटर्स हैं देन दे कैन रजिस्टर हिज और हर नेम हिज और हर मैंडेट ऑन द बैलेट प्रिंट आउट, उस पर वो अपना मैंडेट जो है वो दे सकते हैं एंड देन इट इज़ सेंट बैक विद एन अटेस्टेड डिक्लेरेशन इन अ प्रोसेस विच इज़ जस्ट लाइक द सर्विस वोटर्स। अब इसका बेनिफिट क्या है? सी, जो पोस्टल बैलेट मेथड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। This can be used as a mean to allow overseas voters to exercise their right to vote. And यहाँ पे ये जो conditions थी that was normally related to the time spent abroad या फिर किस तरह का work carry out किया गया है, that is subjected to it. International Institute for Democracy and Electoral Assistance ये एक important intergovernmental organization है जो कि domestic processes और institutions के ऊपर काम करती है। So therefore जो ये पोस्टल बैलेट मैकेनिज़्म है इससे प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होगी बैलेट की एट अ डेजिग्नेटेड काउंसलर और एम्बेसी ऑफिस, एंड देन एन इफेक्टिव पोस्टल सिस्टम शुड ऑल्सो ईज दिस प्रोसेस फॉर NRIs। लेकिन जो रूल्स हैं दे मस्ट बी क्लियरली फ्रेम्ड फॉर द एलिजिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम दैट हैज़ बीन स्पेंट अवे फ्रॉम इंडिया। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। वेल, इसरो इज़ एमिंग टू कैरी आउट अ लैंडिंग experiment which is a very critical component of this reusable launch vehicle technological demonstration program. सबसे पहले अगर हम इसरो के लॉन्च व्हीकल्स की बात करें, सो देयर आर डिफरेंट लॉन्च व्हीकल्स विच आर यूज्ड बाय इसरो। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आया था SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये फर्स्ट रॉकेट था जो कि इसरो ने डेवलप किया था। एंड इसके बाद आता है ASLV दैट वाज ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट। तो जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था और जो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था ये जो स्मॉल सैटेलाइट्स थी उनको कैरी कर सकता था। जिसके बाद आता है PSLV विच इज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको पहली बार 1994 में लॉन्च किया गया था एंड तब से ही लेकर ये इसरो का मेन रॉकेट है। एंड इसके अलावा वी ऑल्सो नो अबाउट GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये और भी पावरफुल रॉकेट है, इसमें आप और भी हेवी सैटेलाइट्स को लेकर जा सकते हैं मच डीपर इनटू द स्पेस। एंड देन देयर इज़ ऑल्सो SSLV विच इज़ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ना। इसकी भी जो ग्लोबल डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, स्पेशली फॉर द लॉन्च ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो सैटेलाइट्स। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है एंड इससे इवन जो सैटेलाइट्स अप टू 500 kgs की सैटेलाइट हैं उनको स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू पहुंचाया जा सकता है। बट इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल वी आर टॉकिंग अबाउट रीयूजेबल रॉकेट्स, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसे फ्यूचर रॉकेट भी कहा जाता है। तो ये फ्यूचर रॉकेट इज़ बेसिकली इट इज़ मेंट टू बी रीयूजेबल।
बहुत ही स्मॉल पार्ट रॉकेट का डिस्ट्रॉय होता है ड्यूरिंग एनी मिशन एंड यू कैन री यूज़ दैट पर्टिकुलर रॉकेट. So the bulk of it will re-enter the Earth's atmosphere and it lands, just like an aeroplane. तो rocket जब जाएगा तो वापस Earth के atmosphere में enter करता है and then it lands like an aeroplane. So this landing experiment is very critical for the reusable launch vehicles. And then this, rocket can be used for the future missions as well. तो रीयूजेबल रॉकेट से जो हमारी एनर्जी की कॉस्ट है और रादर जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है वो कट डाउन हो सकती है. इससे जो स्पेस डेब्रीज हैं वो रिड्यूस होंगी बिकॉज वी आर सीइंग दैट स्पेस डेब्रीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू बनती जा रही हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्च ऑफ नंबर ऑफ लॉन्चेस. एंड जो फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट्स हैं वो अभी भी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन पार्टली जो फिर पार्शियली जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स हैं दे आर ऑलरेडी इन यूज़. इसरो का जो रीयूजेबल रॉकेट जो इसरो ने डेवलप किया है उसे हम कहते हैं RLV-TD, जो जिस लॉन्च व्हीकल की इस आर्टिकल में बात हुई है, विच इज़ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर. इसकी जो सक्सेसफुल फ्लाइट 2016 में की गई थी एंड अब इसका जो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट है उसे प्लान किया जा रहा है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. It is about the Innovation for Defense Ecosystem (IDEX) and the Defense India Startup Challenge. So our Defense Minister Rajnath Singh has launched the IDEX Prime and the 6th Defense India Startup Challenge, and it is basically meant to encourage the defense startups in India during the Defense Connect 2.0. यहाँ पे सबसे पहले इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX की अगर हम बात करें तो इसे 2018 में लॉन्च किया गया था. दिस इज़ लॉन्च्ड एज एन इकोसिस्टम टू फॉस्टर द इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस. इसमें बेसिकली जो इनोवेटर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एंगेज किया जाता है टू डिलीवर द टेक्नोलॉजिकली एडवांस सॉल्यूशंस फॉर मॉडर्नाइजिंग द इंडियन मिलिट्री. यहाँ पे MSMEs, स्टार्टर्स, अगर कोई इंडिविजुअल इनोवेटर है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, कोई एकेडेमिया है, उनको फंड्स या ग्रांट्स दिए जाते हैं सो दैट दे कैन कैरी आउट देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. एंड दिस IDEX इट इज़ फंडेड एंड मैनेज्ड बाय डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन. याद रखेंगे, इसे मैनेज किया जाता है बाय डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन. एंड इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव हैं दैट इज़ इंडियनाइजेशन. Indianization is rapid development of new and indigenously innovative technology, and then also innovation. We need to create this culture of engagement with some innovative steps that will encourage the co-creation. इसके अलावा अगर हम डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज की बात करें तो इसका 6th वर्जन अभी लॉन्च किया गया है. दिस बेसिकली एम्स टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स एंड MSMEs, some innovators, so that they can create, prototype and commercialize the products or solutions in the area of national defense and security. इससे इंडिया का जो एम है to achieve self resilience and to foster innovation and technology, वो दोनों इससे अचीव होंगे. तो बेसिकली डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए इस पूरे इनिशिएटिव को, इस पूरे स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया जाता है. It is launched by Ministry of Defence in partnership with Atal Innovation Mission. इस प्रोग्राम में जो स्टार्टअप्स हैं, इंडियन कंपनीज़ हैं, जो इंडियन हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं, इनोवेटर्स हैं, दे कैन पार्टिसिपेट. एंड इससे एक काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप होगा, जिससे इंडिया की जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं, इक्विपमेंट डिज़ाइन जो है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ यहाँ पे इम्प्रूव होंगी. सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. हमने इस वीडियो लेक्चर में जो आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें यहाँ पे डिस्कस किया. इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. दैट विल बी मेड अवेलेबल टू यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.